नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स की उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर से पहुंच चुके हैं। अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 10.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 10.2 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो इसके पहले थे सॉल्व कर चुके थे और आगे के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, वृत्त से संबंधित ये प्रश्न है, चैप्टर का नाम वृत्त है। ठीक है, और वृत्त से संबंधित ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि दो वृत्त ऐसे हों कि जिनका केंद्र एक ही हो। दो वृत्त आपके पास ऐसे हों कि जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त ये बना और इसी के चारों तरफ एक वृत्त ये बना, मतलब दोनों का केंद्र समान हो। दोनों का केंद्र, केवल वृत्त बड़े छोटे हो लेकिन केंद्र क्या हो, समान हो, उनको संकेंद्रीय कहा जाएगा। ठीक, त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब जो बड़े की त्रिज्या है, अगर हम इसके त्रिज्या की बात करें तो कितना है, 3। और अगर हम इसके त्रिज्या की बात करें तो कितना है, 5। इसकी त्रिज्या की बात करें तो कितना है, 5 है। ठीक, कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा का मान ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये जीवा है ए बी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। जो छोटे वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये छोटे वृत्त को तो स्पर्श कर रहा है, छोटे वृत्त को तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन उसके मान लीजिए केंद्र ओ है, मान लीजिए कि यम पर मिल रहे हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि छोटे वृत्त को तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, अगर बड़ा वाला वृत्त ही केवल बनाए, केंद्र ओ हो, तो एक रेखा ऐसी खींची गई है, एक जीवा ऐसी खींची गई है, और जीवा पर केंद्र ओ से हमने क्या कर दिया है, एक शीर्षलंब खींच दिया है। एक क्या खींच दिया है, शीर्षलंब खींच दिया है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, ओ एम मान लेते हैं। ठीक, ये शीर्षलंब हमने खींच दिया। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो छोटे वाली है, ये क्या है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अर्थात ये 3 है। ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या अर्थात ये क्या है, 5 है। ठीक, ये कितना है, 5 है। अब आपको निकालना क्या है, एम। क्या करोगे, एम निकालोगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें त्रिभुज ओ एम ए से, ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दें, अर्थात क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें, ठीक है, जो आपका त्रिकोणमितीय थ्योरम होता है, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये जो ओ एम है, ये एक प्रकार का 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, अर्थात ये 90 डिग्री अगर बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, अर्थात 5 क्या है, कर्ण, इसको हम मान लेते हैं लंब। ठीक, और ये नीचे वाला एम क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब कर्ण स्क्वायर जानते हो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है आपके पास, 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार एम है, क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर। 5 का वर्ग करोगे 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, लेकिन उधर प्लस 9 है, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, -9 बराबर क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे 16, इधर बच जाएगा 16, इधर एम स्क्वायर, अर्थात एम स्क्वायर एक तरफ और एक तरफ क्या बचा, 16। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एम, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। 16 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल निकल के 4 आ गया, अर्थात एम बराबर कितना आ गया है, 4। हमको ये जीवा पूरी निकालनी है, ए बी निकालनी है। तो एक चीज जानते हो, ठीक है, ए बी बराबर 2am हो जाएगा। क्यों बता रहे हैं, ठीक, 2 इंटू am की वैल्यू कितनी है, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अर्थात उस जीवा का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जैसे हमने यहाँ ए बी बराबर 2am क्यों किया, ए बी अर्थात पूरी जो रेखा थी उसको 2am के बराबर कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ एक चीज देखिए कि किसी भी वृत्त की जीवा पर जो केंद्र से लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, उसकी एक जीवा है, अगर हम केंद्र से इस जीवा पर कोई लंब डाल दें, अर्थात 90 डिग्री हो, 90 डिग्री बना रहा हो, तो ये जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात अगर इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, अगर ये भाग 5 है तो ये भी भाग कितना हो जाएगा, 5, अगर ये भाग 4 है तो ये भी भाग क्या हो जाएगा, 4, तो पूरा भाग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ किया गया है। ठीक, ये था आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन अगर हम देखें, कुछ है नहीं बहुत विशेष, बस केवल जहाँ लगना है, जैसे जहाँ आपको डिजिट्स वगैरह दिए गए हैं, जहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है वहाँ थ्योरम लगा दीजिए, और
कहीं कहीं स्पर्श रेखाओं की क्वालिटी के बारे में बात करता है तो उसके बारे में बात कर लेंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जो हमारा है, 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न आपका है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। मतलब एक वृत्त है, इसके परिगत मतलब चारों तरफ जाता हुआ, परिगत का मतलब परि मतलब चारों तरफ, गत मतलब जाता हुआ, ठीक। इसके चारों तरफ एक वृत्त खींचा गया, एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD, ठीक। सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है किसके, AD प्लस BC के बराबर है। मतलब इसकी इस भुजा और इस भुजा का योग इन दोनों भुजाओं के योग के क्या है, बराबर है। तो एक चीज आप जानते हैं, कोई भी वृत्त आपके पास हो, अगर इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हम खींचें तो दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। अब जैसे अगर हम इसी की बात करें, ठीक है, अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इसकी बात करूं तो इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा खींची गई है और ये स्पर्श रेखा खींची गई है ना। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, अर्थात DR बराबर हो जाएगा DS के, DR बराबर हो जाएगा DS के, ठीक। ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम देखें तो CR बराबर हो जाएगा CQ के, CR बराबर हो जाएगा CQ के, CR जो बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, CQ के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर हम देखें AS बराबर हो जाएगा AP के, AS बराबर हो जाएगा AP के, AS देख, क्योंकि इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, और किसी वृत्त पर एक ही बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। अब इस बिंदु से हो गया, यहां से हो गया, इस बिंदु से, यहां से अगर हम देखें तो BQ बराबर हो जाएगा BP के, BQ बराबर हो जाएगा BP के। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 4। ये चारों क्या है, ठीक है, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, मतलब इनकी लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा अगर हम खींच देते हैं तो दोनों लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। अगर हम जोड़ ले सभी को, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ, चारों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो बायां बायां पक्ष जुड़ जाएगा और दायां दायां पक्ष जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा DR प्लस CR प्लस AS और प्लस BQ, AS प्लस BQ। यहाँ एक चीज देखिए, AS और प्लस हो जाए, हाँ AS प्लस हो जाएगा BQ, उधर बराबर क्या होगा BQ और CQ, ठीक। यहाँ कुछ पक्षांतर करना होगा, अभी हम कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर बाएं पक्ष को जोड़ दें, ये हो जाएगा DS प्लस CQ प्लस AP प्लस BP, ठीक है। यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपका जो जोड़ा बन रहा है DR प्लस CR, DR और CR, ये और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, CD बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CD मिल जा रहा है। AS और BQ, AS और BQ क्या कभी जुड़ सकते हैं, नहीं, AS और BQ आपस में नहीं जुड़ सकते हैं, तो कर सकते हैं AS, इसको ऐसे लिख लीजिए AS प्लस BQ हो जाएगा बराबर DS प्लस CQ। क्या DS और CQ ये जुड़ के बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। CQ और BQ अगर मिलेंगे तभी जुड़, CQ और BQ अगर मिलेंगे तभी जुड़ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ CQ और BQ, यहाँ अगर हम एक चीज कर दें, AS, ठीक है, यहाँ एक चीज कर दें, अगर BQ बराबर BP बराबर BQ लिख दें, BP बराबर क्या लिख दें, BQ लिख दें, तो यहाँ जो है, यहाँ क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा,
ठीक, अभी जोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए AS प्लस BQ, क्या AS और BQ को जोड़ने पर आ रहा है? नहीं, AS और AP को अगर जोड़ा जाएगा, AS और AP को जोड़ा जाएगा तभी आएगा, AS और AP को जोड़ा जाएगा। अब यहाँ हम CD तो आ गया है, DR प्लस CR को जोड़ने पर CD आ गया है। बाकी हमको क्या जोड़ना है, जैसे मान लीजिए उधर हम दो को जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम जोड़ दें CQ और BQ, CQ और BQ को अगर हम जोड़ दें, CQ और BQ को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? CQ और BQ को जोड़ने से क्या मिल जाएगा आपको? BC मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से हमको BC मिल गया है। प्लस क्या बचा है? DS प्लस क्या बचा है? AP बचा है। DS और AP आपको क्या है? बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बारे में हम बात करें, यहाँ अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, और यहाँ जैसे मान लीजिए कि AS बराबर AP दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AP बराबर AS भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो AS था वहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ जो AS था वो क्या आ जाएगा? AP। ठीक है, AS जैसे मान लीजिए कि चारों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो DR प्लस CR और उसके बाद फिर AP प्लस क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा। और यहाँ अगर हम जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इसको अगर इस पक्ष में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा DS प्लस CQ प्लस AS प्लस क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम DS और DR और CR को जोड़ेंगे, DR और CR की बात करें तो DR ये और CR ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? CD मिल जाएगा। प्लस AP और BP को जोड़ेंगे, AP और BP अर्थात ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। और बराबर में आपका होगा DS और AS, DS और AS को मिला लें, ठीक है, DS और AS अर्थात ये और ये मिला लें तो पूरा क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा, AD बन जाएगा। और प्लस CQ और BQ को मिला लें, यहाँ अगर हम CQ और BQ को मिला लें अर्थात ये और ये भाग मिला लें तो दोनों पूरा मिला के क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक, यहाँ केवल इतना सा ध्यान देना है कि यहाँ सीक्वेंस बन जाए। जैसे मान लीजिए कि DR CR हो गया, AP BP हो गया, ठीक है, सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे सीक्वेंस अगर नहीं बनना है तो क्या करोगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने अभी किया कि AP उधर था, हमने इधर कर दिया, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दो पक्ष जैसे अगर 4 बराबर 4 लिखा है, या फिर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 4 बराबर 3, अगर 4 बराबर 3 लिखा है तो इसको 3 बराबर 4 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अगर कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है तो क्या कर दोगे, ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यह आपका था 8th क्वेश्चन। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन की, ठीक, तो इसमें कह रहे हैं 9th क्वेश्चन का जो फिगर आपका है, फिगर कुछ ऐसे बना है, एक वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं गई हैं, एक ये, और फिर ये स्पर्श रेखाओं को मिला दिया गया है। ये स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए कि ये X और Y है, और ये आपका जो है वो X डैश Y डैश है। ठीक, आगे तरफ बढ़ गए हैं। ये X और Y है और ये X डैश Y डैश है। ठीक, अब उसके बाद फिर ये A और B बिंदुओं पर स्पर्श रेखा बना रहे हैं। अगर इसको माने केंद्र है और यहाँ जो स्पर्श कर रहे हैं ये स्पर्श बिंदु P है और यहाँ स्पर्श बिंदु क्या है? Q है। इन दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक, कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर एक स्पर्श रेखा, यहाँ जो केंद्र है ये O है, इसको इससे मिलाया गया है और इसको इससे मिलाया गया है। ठीक, अब उसके बाद फिर यहाँ जो स्पर्श कर रहा है, यहाँ स्पर्श बिंदु C है, यहाँ स्पर्श बिंदु क्या है? C है। और आपको सिद्ध करना है कोण AOB बराबर AOB मतलब ये वाला कोण, ठीक है, बराबर क्या सिद्ध करना है? 90 अंश। बराबर हमको क्या सिद्ध करना है? 90 अंश। ठीक, इतना बन गया है। अब आगे देखिए, इस प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें, इस प्रश्न में अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ जो बना हुआ है आपका, यहाँ जो बना हुआ है, इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, और हम अगर इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, यहाँ अगर हम देखें, इसको एक चीज और कर सकते हैं, O और C को मिला दें, O और C को अगर हम मिला दें, यहाँ O और C को थोड़ी देर के लिए अगर हम मिला दें तो आपको जो दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों त्रिभुज देखते हैं, हम तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज APO
व त्रिभुज ACO से, त्रिभुज ACO से। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुज APO और ACO, तो ध्यान से देखिए, यहां जो P है ये स्पर्श बिंदु है और OP क्या है, त्रिज्या है। OP क्या है, त्रिज्या है, और ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है। आपको पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूं कि कोई भी वृत्त हो, उससे कोई एक रेखा स्पर्श करती हुई जाती हो, अगर हम त्रिज्या को उससे मिला दें तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अर्थात क्या होगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये आपको स्पर्श रेखा है, यहाँ कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का। अर्थात कोण APO बराबर हो जाएगा, ठीक है, ACO के, कोण ACO के। APO भाई ये स्पर्श रेखा है और इस पर त्रिज्या जाके मिल रही है। AC भी तो स्पर्श रेखा ही है, जैसे AP स्पर्श रेखा है वैसे AC भी स्पर्श रेखा है, और क्या जाके मिल रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना है, त्रिज्या जाके मिल रही है ना। उसी हम एक काल्पनिक त्रिज्या खींच दिए हैं। काल्पनिक त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ही है, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, हमने खींचा। ठीक, अगर हम खींच देंगे तो यहाँ भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ये दोनों क्या है, 90 अंश। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो AP बराबर हो जाएगा AC के, AP बराबर हो जाएगा AC के। AP AC के क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं, एक ही बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा। ठीक है, एक ही बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए इनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर हम इस भुजा की बात करें OA, तो OA भुजा बराबर हो जाएगा OA के। क्यों, क्योंकि ये जो OA भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, इसलिए त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ACO के। किस नियम से, दो भुजाएं एक कोण, अर्थात साइड एंगल साइड से। चाहे इसको साइड एंगल साइड कहो और चाहे राइट क्या नाम है, हाइपोटेनियस साइड कहो, मतलब कर्ण बराबर है, उसके बाद 90 डिग्री बराबर है और उसके बाद फिर एक साइड बराबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक 90 अंश का कोण बराबर है। ठीक है, राइट एंगल हो गया। ठीक, हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण बराबर है, 90 अंश के सामने की भुजा ये भी कर्ण अर्थात H हो गया। एक और साइड बराबर है, कौन सी, एक और साइड बराबर है तो RHS नियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइड एंगल साइड भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्वांगसम हो जाएगा। एक बात ध्यान से देखो कि अगर ये और ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इन दोनों का ये कोण बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, अर्थात कोण PAO। इसलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम ऐसा कर लेंगे तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगर हम इस और इस त्रिभुज की तुलना करें, इस और इस त्रिभुज की तुलना करें तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, अर्थात त्रिभुज BCO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BQO के, त्रिभुज BQO के। जिस तरीके से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं उसी तरीके से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम है तो यहां ध्यान से देखो कि कोण PAO कोण, ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो कोण PA, इसलिए कोण PAO बराबर हो जाएगा, कोण PAO बराबर हो जाएगा CAO के, कोण CAO के। ठीक, ये बराबर हो जाएगा। और अगर हम इस वाले त्रिभुज से तुलना करें तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण आपस में, भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात कोण, जैसे मान लीजिए कोई भी दो त्रिभुज आपको दे दिए जाएं, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और उसके बाद फिर ये त्रिभुज है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हुआ है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका कोण, उनके कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक, अब यहाँ कोण क्या होगा, QBO कोण QBO बराबर हो जाएगा CBO के, कोण CBO के। ठीक है, इनको समीकरण फर्स्ट मान लें, इनको समीकरण क्या मान लें, सेकंड मान लें। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आगे बात करें हम इस क्वेश्चन में, अब आगे अगर हम इस प्रश्न में बात करें तो एक चीज ध्यान से देखो कि अब ले लेते हैं चतुर्भुज APQB से, चतुर्भुज
चतुर्भुज ए पी क्यू बी से, ए पी क्यू बी से अगर हम इस चतुर्भुज से बात करें, अगर हम इस चतुर्भुज ए पी बी क्यू से बात करें, चतुर्भुज ए पी क्यू बी से बात करें, तो आप जानते हो कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। अर्थात कोण P को अगर हम जोड़ दें, कोण P प्लस कोण Q को जोड़ दें प्लस कोण PAC को जोड़ दें, कोण PAC को जोड़ दें प्लस कोण QBC को जोड़ दें, कोण QBC को जोड़ दें तो बराबर कितना हो जाएगा? 360। अर्थात चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। ठीक, अब यहां जैसे देखिए चतुर्भुज के ये चारों कोणों को हमने जोड़ दिया और कितना हो गया? 60 अंश। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, अभी आपने लिखा ये और उसके बाद फिर, ठीक है, ऐसे ही इस त्रिभुज में भी भाई जैसे एपीओ और एसीओ में हुआ है, अर्थात एपीओ में यहाँ 90 डिग्री है, वैसे यहाँ भी क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये स्पर्श रेखा खींची गई है और ये क्या है? त्रिज्या। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के क्या होती है? लंबवत होती है। 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात इसका मान 90 हो जाएगा और इसका मान भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। प्लस PAC को देखो, ध्यान से देखो, PAC अर्थात ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है ये, अर्थात इस पूरे कोण को अगर हम लिखें तो ये दोनों जोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात कोण PAO, इसको अगर हम दो भागों में तोड़ लें तो ये हो जाएगा कोण PAO प्लस कोण PAO प्लस कोण CAO हो जाएगा, प्लस कोण CAO हो जाएगा। प्लस अगर हम इसको बात करें, QBC की बात करें, अगर हम QBC की बात करें, मतलब इस पूरे की बात करें, तो ये और ये कोण जोड़ के लिख सकते हैं। ये कोण क्या है? कोण QBO, कोण QBO प्लस ये कौन सा है? CBO, कोण CBO बराबर उधर कितना हो जाएगा? 360 अंश। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 प्लस यहाँ ध्यान से देखो PAO हमने बराबर दिखाया है, ठीक है। अगर दो त्रिभुजों को हमने समरूप दिखाया था तो PAO बराबर हो गया था CAO के, PAO CAO के बराबर हो गया था। अर्थात क्या अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या CAO के जगह पे भी PAO लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे CAO के जगह पर भी क्या लिख देंगे? PAO लिख देंगे, ठीक है। PAO जहाँ था वहाँ भी लिख दे कोण CAO प्लस कोण CAO, ठीक। और उसके बाद फिर प्लस QBO और CBO, ध्यान से देखिए QBO और CBO ये दोनों बराबर हैं, तो क्या CBO के जगह पर भी, CBO के जगह पर भी QBO लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। और QBO के जगह पर भी CBO लिख सकते हैं, तो हम इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। लिख देंगे, कोण हो जाएगा CBO, इसके जगह पे लिख दिया, और प्लस एक कोण आपके पास कोण CBO था, बराबर कितना हो गया? 360 अंश हो गया। 180 इधर प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 180 हो जाएगा। और कोण CAO और CAO जुड़ जाएगा तो कितने कोण हो जाएंगे? 2 कोण CAO प्लस इन दोनों को CBO और CBO दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण CBO बराबर हो जाएगा 360, और प्लस का 180 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 180 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 2 इधर गुणा करा, उधर जाएगा भाग कर देगा। अगर उधर भाग कर देगा तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अर्थात कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 2 इधर गुणा करा तो उधर जाके भाग करेगा, क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। अब क्या करेंगे हम? अब सीधा सा जैसे मान लीजिए कि ये हमने स्वयं लिखा था, इसको हमने हटा दिया। अब बात करेंगे त्रिभुज AOB से, त्रिभुज AOB से अगर हम इन दोनों इस त्रिभुज से बात करें, त्रिभुज AOB से बात करें, तो आप जानते हो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तब ये अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा कोण AOB प्लस
कोण ए ओ बी अर्थात ये वाला कोण प्लस, अब कौन सा, ये वाला कोण, कोण ए बी ओ, कोण कौन सा, ए बी ओ कहो और चाहे सी बी ओ कहो, बात एक ही है, कोण सी बी ओ प्लस कोण कौन सा कर दे, सी ए ओ, कोण सी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक, अब सी बी ओ और ए बी ओ, सी ए ओ और सी बी ओ इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 90 अंश, यहाँ लिखा हुआ है। तो कोण ए ओ बी प्लस 90 अंश बराबर उधर क्या हो जाएगा 180, प्लस का 90 उधर जाके घट जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। देखिए, आप चैनल को देखिए और चैनल में जो भी वीडियो आपको पढ़ते हैं, जो भी वीडियो आप डाले जाते हैं, तो क्या कीजिए कि इनको देखिए। और कमियां होती हैं इंसान में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बगैर आपने अगर शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया होगा, छोटा बड़ा लिखना स्टार्ट किया होगा, तो कोई ना कोई कमी रही होगी, ठीक है। तब धीरे धीरे सुधार होता है, ठीक है। कमियों में धीरे धीरे सुधार होता है। ऐसे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको किसी भी प्रश्न को समझने में आती है तो आप जो बताइए। देखिए, जीवन है, संघर्ष भी आएगा, जीवन है, संघर्ष भी आएगा उसमें, ठीक है। संघर्षों को देखकर हमको घबराना नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए कि नदियों के जल से स्वर तभी निकलता है जब उनके रास्तों में पत्थर आते हैं, ठीक है। ये आपके जीवन में जैसे नदियों के पानी को रोकने के लिए पत्थर आते हैं, अर्थात उसके जीवन में संघर्ष आता है, वैसे ही हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, ठीक है। तो अगर संघर्ष नहीं आएंगे हमारे जीवन में, कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, तो हमारे जीवन से स्वर नहीं निकलेगा, ठीक है। स्वर कौन सा, सफलता का स्वर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को ध्यान में रखिए, दुनिया को छोड़िए, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि हथेली पर रखकर हाथ क्यों, हथेली पर रखकर भाग्य को, हथेली पर रखकर भाग्य को क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, समझ या सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, ठीक है। मतलब फिर से दोहरा दूं मैं अगर पूरे को, तो हथेली पर रखकर भाग्य को क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर हाथ को क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीखो समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप भी टकराने के लिए समंदर या फिर संघर्ष को ढूंढिए, ठीक है। संघर्ष अगर आपके जीवन में आएगा तभी आपके जीवन से स्वर भी निकलेगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।